अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए 72 पैसे इजाफा कर दिया गया। जून के बिलों से अवाम पहले ही तंग थे सरापा एहतजाज से। हुक्मरान आज तो बिजली के निर्ख बढ़ाने की कई तावीलें पेश कर रहे हैं, मगर जब इलेक्शन कैंपेन में आम आवाम को बेवकूफ बनाना मकसूद था तो बिजली के यूनिट बांट कैसे कैसे वादे किए गए, आइए आपको सुनवाते हैं। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी, फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा। और जब वो दफ्तर जाएगा बिल लेने के लिए, उसके बिल पर लिखा होगा कि आपका बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाल्लाह ताला। जो उसके घर में 300 यूनिट तक का बिल आता है बिजली का, उसका सारे का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। हुकूमत सारा बोझ उठाने के बजाय मजीद बोझ अवाम पर डाल रही है। दूसरी जाने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। अदालत ने पंजाब में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का 12 जून का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद मशावरत का अमल मुमकिन होगा। मशावरत शफाफ अंदाज में होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी जानिब समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज उठा दिया, जिसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, चूंकि बजट के हवाले से और बजट पेश करने से पहले काफ़ी कहा जा रहा था एक रिफॉर्म का बजट होगा, आवाम को मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। और जब बजट पेश कर दिया गया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इसे ओन करते हैं, इस बात को एतराफ़ करते हैं कि ये IMF का बजट था। वज़ीर दिफा कहते हैं कि ये हमारी IMF जो है वो खुद मुख्तारी के लिए एक ख़तरा है। दीगर हुकूमती एहलकार और जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं वो भी, उनके लिए भी डिफेंड करना इस बजट को बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना जनाब अली परवेज़ मलिक साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली परवेज़ मलिक साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का इसी बात से, ये IMF का बजट है? देखें, सबसे पहले तो अलीना मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि हमें ना ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माइंडसेट है ना, इससे बाहर आ जाना चाहिए। इस बजट में या हमारे जो बाकी लेंडर्स हैं वो हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें ये कह रहे हैं कि भाई अपनी जो चादर है उसके मुताबिक अपने पैर फैलाएं। तो अगर ये हमें वो IMF कह भी रहा है कि नहीं कह रहा, हमें ख़ुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो वसाइल हैं उसके अंदर अपने इखराजात करें। और अगर हम नहीं करते तो क्या हमने 70 साल के अंदर उसका नतीजा नहीं देख लिया? तो नतीजा ये था कि आपके रिकॉर्ड खसारे थे, कर्जे आपके आसमान को छू रहे हैं, 10,000 अरब रुपए महीने का आपका साल का सूद का खर्चा हो गया हुआ है। नोट छाप छाप के आपने महंगाई से अपने आवाम की कमर तोड़ दी है। तो अगर आपको IMF या कोई और आपका डेवलपमेंट पार्टनर कहता है कि या तो अपनी आमदनी बढ़ाएं या अपने खर्चे कम करें, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब आपने जो इस बजट के जरिए सर खर्चे कम किए, आमदनी बढ़ाई, क्या किया आपने? देखें, मैं अब आपको बिल्कुल देखें, इसमें दोनों चीजें करने की कोशिश की जा रही है। और शायद अगर आप इस बजट को अगर डिटेल से पढ़ें तो पाकिस्तान की किसी एक साल की तारीख के अंदर कभी ये नहीं हुआ कि एक साल के अंदर आप 3,500 अरब से अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करें, विच इज अ 40% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर। एंड ये कोई इतना अनइमेजिनेबल नहीं है जो लोग इसको एक अफसाने के तौर पे पेश कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ के साथ पेश कर रहे हैं ना कि GDP ग्रोथ भी आपकी 2%, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, प्रोजेक्शन दे रहा है 2% की, आपकी प्रोजेक्शन है 3% तक की, लेकिन इस ग्रोथ के साथ आप मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि पिछले साल ये जो भी इख्तिताम हुआ है 30% तो ग्रोथ हुई है ना, रेवेन्यू के अंदर हुई है ना। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी करेंगे। एंड दूसरी बात ये कि हमारी जो IMF के साथ जो शराकतदारी है उसके अंदर दिस नंबर हैज़ बीन वेटेड कि जी किस रेवेन्यू एक्शन से क्या आपके पैसे आएंगे, और उसके ऊपर ये जो बेपनाह चीखो पुकार है, एंड राइटफुली सो जो उसका बोझ पड़ रहा है। बिजली के बिल उनकी तनख्वाहों से ज्यादा आ रहे हैं, उनके घरों के किराए से ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा या अगले सवाल पे जाऊंगा? आप बिल्कुल जवाब दीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैंने तो आपसे कहा है कि जेन्युइन है, मैंने तो नहीं आपसे कहा कि नाजायज है। मैं आपसे कह रहा हूं कि रिकॉर्ड टैक्सेशन मजबूरी के तहत हमें करनी पड़ी है, क्योंकि 70 साल में हमने वो इस्लाहात नहीं की जो दरकार थी। अब आप उसके लिए मुझे कसूरवार 70 साल के लिए ठहराना चाहती है, मैं उसके लिए कसूरवार भी बनने को तैयार हूं। बट मुझे चले, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपकी 3 बारियां कहने से पहले मैंने गलती मान ली।
मैं आपसे कह रहा हूं कि अब अगर इस मुल्क का मुस्तकबिल हमें संवारना है तो हमें ये रास्ता ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें दुनिया जो है हमारे पे डॉलर निछावर करने को तैयार नहीं है। हमारे चाहे दोस्त हों चाहे दूसरे क्रेडिटर्स हों, वो कहते हैं अपने घर को इन ऑर्डर करो और उसके बाद बात करो। सो नाउ व्हाट इज बीइंग डन थ्रू दिस बजट, आप रेवेन्यू को भी बढ़ाने की कोशिश करें, आप इखराजात को भी बेपनाह कम कर रहे हैं। और वो किस तरह कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। पीएसडीपी कहां से शुरू हुआ, कहां ले गए, उस एनवायरनमेंट में जब आपके मुल्क के अंदर बेपनाह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, आपने शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उसको सारे को प्राइवेट, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कन्वर्ट किया ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इकोनॉमिक सैनिटी आए और आप ज्यादा कैपिटल मार्केट्स के जरिए वो डेवलपमेंट करवा सकें। आपकी सबसे बड़ा खर्चा जो था एक करंट एक्सपेंडिचर में पेंशन्स का, आपने वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं आप। उसके बाद जो आपका प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का खसारा, पीआईए को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने जा रहे हैं। अभी तक वैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो सामने आ चुका है, वो कुछ मटेरियल मैं आपसे जिम्मेदार पोजीशन में बैठ के बात कर रहा हूं। पीआईए ट्रांजैक्शन विल हैपन विद इन दिस ईयर एंड उसके बाद विद इन दिस कैलेंडर ईयर। मैं आपसे कह रहा हूं जी, नॉट द फाइनेंशियल ईयर, बल्कि कंजर्वेटिवली कह रहा हूं, क्योंकि अगस्त सितंबर में उनको टारगेट दिया गया कंक्लूड करें। इस्लामाबाद आउटसोर्सिंग आपका, उसके बाद डिस्कोज सारी, ये सारी की सारी चीजों पे काम हो रहा है। इसके साथ साथ राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर जो कमेटी स्टीयर कर रहा है, 4 वफाकी वजीर बैठ के आपके पहले डिपार्टमेंट को बंद कर चुके हैं, पाक पीडब्ल्यूडी को। 30-40 महकमे और आइडेंटिफाई हो गए हैं जो कटेल होने जा रहे हैं, बंद होने जा रहे हैं। मिनिस्ट्रीज आपकी स्केलेटन कैबिनेट चल रही है, उसके अंदर आपके डिपार्टमेंट्स बंद किए जा रहे हैं, सूबों को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कैबिनेट का कोई मेंबर कोई ना बेनिफिट ले रहा है, ना तनख्वाह ले रहा है, ना कोई और चीज ले रहा है। तो आपको ये 2 फोल्ड के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर भी, इखराजात के ऊपर भी, खसारे के ऊपर काबू डाल के महंगाई को कंट्रोल करना। एंड अलीना, आई एम क्लोजिंग दिस लूप आपको, क्योंकि आप अगले सवाल पे जाना चाह रहे हैं। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, देखें ये कोई आसान फैसले नहीं थे, ये बहुत मुश्किल फैसले हैं। जब आप इस किस्म के रास्ते पे चलने को इख्तियार करते हैं कि हमने ये जो मुफ्त के पैसों के ऊपर हम डिपेंडेंट थे उससे अलहदा होना है, तो और आप देखें, होप जो मैं लोगों को देना चाहता हूं वो ये देखें कि बैनुल-अक़वामी जरीदे आपकी क्या तारीफ कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपको रॉयटर्स आपके ऊपर क्या तारीफ कर रहा है, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आपको किस तरह देख रहे हैं। कराची स्टॉक मार्केट जो आपकी है किस सतह के ऊपर जा रही है, जो सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना, आपने वैसे ब्लूमबर्ग की आज की हेडलाइन देखी? जी, मैं आपको कल रॉयटर्स की जो खबर है मैं आपको वो भी बता देता हूं। ब्लूमबर्ग की मैंने देखी नहीं, आप बताइएगा, मैं जवाब दे दूंगा। पॉइंट ये है कि मार्केट अगर 1 साल में डबल हुई है और वो फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है, तो ये एतमाद कर रही है ना कि शायद पाकिस्तान वो मुश्किल रास्ते पे इस्लाहात के चलने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज रिवॉर्ड दिस इनिशिएटिव, प्लीज एक्सप्लेन टू द पीपल व्हाई दिस वाज एसेंशियल। नाउ आप ब्लूमबर्ग के ऊपर आ जाइए। जी, मैं चाहूंगी आप भी स्क्रीन पे देखें। ब्लूमबर्ग कह रहा है पाकिस्तान इम्पोज्ड अ मिल्क टैक्स, नाउ द डेयरी स्टेपल कॉस्ट मोर इन कराची देन इन पेरिस, ऑल ड्यू टू टैक्स चेंजेस। सर अच्छा, अब मैं इसके ऊपर देखें, मैंने आपसे पहले कहा कि देयर वर नो इजी चॉइसेस, ठीक है। जो दूध के ऊपर सेल टैक्स सॉरी, लेकिन इजी चॉइसेस आपने कहा हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने दूध पर टैक्स लगा दिया। हम घूम फिर के सर, अगर हमने रेवेन्यू जो भी कलेक्ट करना है वो हमने अब इसी गरीब आवाम से कलेक्ट करना है। एक सिर्फ आपको छोटी सी मिसाल दूंगी, और छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी मिसाल। एक 7 बच्चों का बाप है, प्लम्बिंग करता है, स्कूटर उसके पास है, 1 लीटर का जो वो पेट्रोल लेता है सर, सारे टैक्सेस अलग, 70 रुपए वो पीडीएल पर देता है। वो 70 रुपए जब वो देता है सर, तो वो उम्मीद करता है कि वो 70 रुपए किसी सही जगह पर खर्च हो रहे होंगे। वो हमें इस मोड में नजर आता है सर कि 40 करोड़ जो है वो कमिश्नर साहब का, उनको उनका ऑफिस नहीं पसंद आता है। 40 करोड़ रुपए हमें देख रहे हैं हम कि सर्व किए जा रहे हैं उनका ऑफिस तब्दील करने में। वजीर आजम साहब को उनका ऑफिस नहीं पसंद आ रहा, मजीद हम उसमें करोड़ों जो है लगा रहे हैं। ऐवान सदर की हम तज़ीन और आराइश के लिए हम करोड़ों मख्तस कर रहे हैं। सर गरीब क्या डिजर्व करता है, और क्या वो जस्टिफाइड नहीं है जब वो कहता है कि मैं अपना बिल नहीं अदा करूंगा, जब वो बिल अदा नहीं करता, जब वो दफातर का जो है वो घेराव करता है, वो आग लगाने के ऊपर आ जाता है, क्या वो जस्टिफाइड नहीं है? फिर बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि 70 साल में जो हमने एक आम आदमी के लिए जो मसाइल का अंबार खड़ा कर दिया ना, गलत रास्ता इख्तियार करके, मैं उसको ओन करने को तैयार हूं। मैंने आपसे पहले भी यह बात की, पर अब इस किबले को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपके ऊपर डॉलर निछावर नहीं करी। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, और मैं हल्के की सियासत करता हूं। आपका ख्याल है मुझे मालूम नहीं है कि कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी एक आम आदमी को है, बिल्कुल है, पर नाउ प्लीज
हेयर मी आउट, जो अब बात आपने जो की है, सिर्फ अब देखें 3 करोड़ 60 लाख सिर्फ और सिर्फ आपके वजीर आजम हाउस के मालियों के लिए आप मुख्तस कर रहे हैं। चलें अब मैं जवाब दे दूं। गुजारिश ये, पहली बात ये कि 70 रुपए पीडीएल नहीं है, 70 रुपए की अलाउंस की गई है। पीडीएल आज भी 60 रुपए है जो इमरान खान साहब के दौर में था, बल्कि उस वक्त 18% सेल टैक्स भी लगता था। हेयर मी आउट, 17 जो 18% सेल टैक्स लगता था वो आज जीरो है। 70 रुपए का पीडीएल किया गया है कि मतलब उसकी हेडरूम क्रिएट किया गया है कि अगर कल को कोई आपकी फिस्कल स्लिपेजेस होती हैं तो आप 10 रुपए बढ़ा सकते हैं। बट आज तक शहबाज शरीफ साहब की हिदायत है कि हमने 60 रुपए को चेंज नहीं करना। 10 रुपए हम ऊपर जाएंगे ना सर? नहीं अलीना, अगर आपका हेडरूम है और आपका किसी जगह पे फिस्कल स्लिपेजेस होती हैं तो आप इसको जेपरडाइज तो नहीं कर सकते ना, आप एज ए बैकअप उसको लेके जाएंगे। पर 60 रुपीज से ऊपर नहीं जा रहा है, आज 60 रुपीज है और हमने सेल टैक्स भी जीरो किया हुआ है। अब बैनुल-अक़वामी में तेल की क्या कीमत होती है, दिस इज अ फैक्ट, यू कैन चेक। सर ज़राअत पे भी आपने नहीं किया, रगड़ा तो अल्टीमेटली मलिक साहब आपके ऊपर आएगा कि का जवाब दे ही नहीं सकेंगे। गुजारिश ये है, अब आपने बात की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर जो हमारा फर्क इन्हिसार है, और क्यों इस मुल्क के अंदर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है, जिसके बाद दूध के ऊपर आपको टैक्सेस नजर आते हैं, यही बात की ना। तो देखें, गुजारिश ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि हमने लोगों को अपनी टैक्स बेस वाइडन करने के लिए ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया कि हम अपनी बेस को वाइडन कर सकते हैं, हम अमीर आदमी को पकड़ के ला सकते हैं। यही बात है ना जी। तो गुजारिश ये है कि आप अगर मेरे लिए और इस हुकूमत के लिए ये चीज़ नागुज़ीर है कि आपने IMF की शराकतदारी के साथ अपना बजट बनाना है, क्योंकि अगले 4 साल आपको $100 अरब दरकार हैं, जिसके अंदर आपने अपने कर्जों को रीफाइनेंस करना है या आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को मीट करना है। तो मेरे पास बताएं ज़्यादा ऑप्शन क्या है? अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि IMF अगर ये कहता है, एंड आई डोंट ब्लेम देम, कि वो कहता है कि जी 70 साल में आपने नए टैक्स पेयर को अपनी नेट में नहीं लेके आए, आप इस दफा भी नहीं लेके आएंगे, इसलिए मुझे एक नंबर के पीछे नया रेवेन्यू मेजर बताएं। तो उसमें उनकी भी तो कोई गलती नहीं है, हमने 70 साल में नहीं किया ना। मगर आज किस तरह से ये मुख्तलिफ है, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, वो ये है कि आज $4 मिलियन खर्च के शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन मैकिंजी को, जो दुनिया का टॉप नॉच कंसल्टेंट है, पे करती है। पिछले 2 महीने से वो FBR की एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू वी वांट टू अचीव फ्रॉम दैट एंड हाउ वी विल अचीव इट, मैं आपको ये बता देता हूं। ये जो सारे आप देखती हैं फाइलर नॉन फाइलर्स के रेट्स के अंदर रद्दोबदल हुआ है, तो हमने क्या किया है, हमने अब दोनों चीजों को मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं कि हमने एक तो प्यूनिटिव रेट्स कर दिए नॉन फाइलर्स के लिए कि वो एक दफा ट्रांजैक्शन करने से पहले सोचें कि मैं फाइलर बन के शायद मेरे लिए आसानी हो जाए। दूसरी बात क्या है, ऑल दीज नॉन फाइलर टैक्सेस आर विद होल्डिंग टैक्सेस, जिसका मतलब यह है कि अलीना अगर वो टैक्स जमा करवाती है और बाद में अपनी रिटर्न जमा करवाती है तो उसको एडजस्टमेंट मिल जाएगी, और अगर अलीना अपनी रिटर्न नहीं जमा करवाती, दैट अमाउंट विल रिमेन स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ अलीना। तो मैं डिजिटाइजेशन से आई विल कंप्यूट कि अलीना की आमदनी कितनी है एंड इन्फोर्समेंट के जरिए जकड़ के उसको नेट के अंदर लेके आऊंगा ताकि ये इसके ऊपर हो। सो आज तक नहीं, बिल्कुल आज तक क्या होता था कि क्योंकि ऑटोमेशन नहीं होती थी, आप फील्ड फॉर्मेशंस में छोटे अफसरों को कहते थे कि जी अलीना का ये टैक्स है, इसको जाके आमदनी पकड़े। वो अलीना के पास जाता था, अलीना आगे से उसको 1000-2000 दे के साइड पे हो जाती थी एंड टैक्सेशन नहीं होती थी। नाउ डिजिटली ठीक है, आपका डैशबोर्ड्स बनेंगे, कंसर्टेड एफर्ट होगा, इंप्यूटेड इनकम बनेगी एंड इट विल बी एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। तो ये वो तरीका है जिसके ऊपर जब आप चलेंगे, वाइडन करेंगे, तो आप सेल टैक्स को 18 से 15 से 10% लाके लोगों का बोझ कम कर सकते हैं। सर यहाँ अलीना की बात नहीं हो रही, यहाँ जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने रिटेलर्स पर टैक्स करने की कोशिश की थी तो वो मरियम नवाज साहिबा ने उनको ट्वीट करके कहा था कि मिफ्ता साहब प्लीज लुक इनटू दिस, और वो एक ट्वीट जो है 200 अरब रुपए का लुक इनटू दिस का मतलब था कि मिफ्ता साहब कंसीड कर देते। क्या बात मेरे से नहीं, मैं आपको सामने बात कर रहा हूं। मेरी अगर शहबाज शरीफ साहब ने मेरे पे एतमाद किया है, जमात ने मेरे पे एतमाद किया है, तो आपका ख्याल है कि जब हम कमरों में बैठते हैं तो हम हर चीज पे एग्री कर लेते हैं? तो देखें, अगर मिफ्ता इस्माइल जी बिल्कुल वो ये कहते कि उनको बताते कि जी कि मैडम जो हमारी GDP के अंदर जो इंडस्ट्री का शेयर है
वो 18% है और उसके ऊपर हमने 60% टैक्स लोड कर दिया है, और बाकी के जो सेगमेंट्स हैं वो टैक्स नहीं पूरा करते। हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, 20% बिजली डेस्को की कम हो गई है। अगर वो एक्सप्लेन करते सर, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन सुलेमान शहबाज साहब का फिर वो ट्वीट सामने आ गया था कि मिफ्ता साहब और उनको जोकर से तशबीह दी थी, वो भी आपके सामने था। देखें तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और आज जाके वो अपनी क्या बात करें, तो किसी जगह पे खड़े हो। सिर्फ वो नहीं कह रहे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने उनकी तारीफ की है कि वो अच्छा इकदाम था। आज वही रिटेलर्स को 2.5% का विदहोल्डिंग टैक्स लगा के PMLN की हुकूमत, मरियम नवाज वजीर आला, शहबाज शरीफ वजीर आजम लगाने जा रही है ना सर, उसके बाद 2.5% लगा रही है ना, हम लोग खड़े हुए हैं ना, IMF हमारे साथ खड़ा हुआ है ना। तो गुजारिश ये अलीना, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, मैं कह रहा हूं आप कुछ इस तरह के इकदाम हैं जो आपके जमात के सीनियर रहनुमा वजीरों को और हम सबको मईशत की मैनेजमेंट के अंदर से सियासत को निकालना होगा। अगर आज मिफ्ता इस्माइल बैठ के किसी एग्जामिशन के ऊपर मजाक उड़ाए और 2 साल पहले अपने बजट के अंदर खुद एग्जामिशन लिख के गया हो अपने हाथ से, तो क्या ये तरीकेकार ठीक है? तो लेट अस डिसएंटेंगल। ये मुल्क जो है, ये अवाम जिसकी तकलीफ का आपने इजहार किया, डिजर्व्स बेटर। हमें उन सबको बेहतरी देने के लिए इस्लाहात के ऊपर चलना है, एंड वी हैव टू इनरिच द डिस्कोर्स, एंड उस रास्ते में जब हम इत्तेहाद के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद की किरण जरूर सामने खड़ी है। और मलिक साहब, सियासत को कौन बाहर निकालेगा? हनीफ अब्बासी साहब गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम में थे, मैं चाहूंगी सुनवाने कि वो क्रिटिसाइज और तनकीद कर रहे हैं कि इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जा रहे हैं, मुतारिफ कराए जा रहे हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुन लेते हैं। देखे ना, मैंने 2-3 चीज़ें अपनी फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कहा है कि ना ये अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने का वक्त है, ना सोने की सड़क बनाने का ये वक्त है, ये 2-3 कामों का वक्त है। जी मलिक साहब, ये मरियम नवाज साहिबा के प्रोजेक्ट्स हैं जो ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि पंजाब के अंदर जो उनका ADP है उसकी स्लाइसिंग किस तरह हुई है, मुझे मालूम नहीं है। मैं गलत कमेंट, मेरे पास ना इतनी समझ है ना इतनी अकल है कि मैं हनीफ अब्बासी साहब की तरह आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो वफाकी हुकूमत का PSDP है, मैं उसके ऊपर आपको तरजीहात एक्सप्लेन कर देता हूं। जरूरत है। अच्छा, एक और आपकी इजाजत से एक और चीज सुनवा देते हैं और उसके पढ़ लेते हैं। जी, शोहदा की फैमिलीज और शोहदा को एग्जेम्प्ट करके, बाकी मैं चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान की तरह लोगों को बिहेव किया जाए, यानी बाकियों पे भी उतना ही टैक्स लगना चाहिए जितना मैं देता हूं, जितना आप देते हैं। सर, आपने सिविल ब्यूरोक्रेट्स को, आपने आर्म्ड फोर्सेस को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया। जी जी, और अब मैं इसका पूरा जवाब दूंगा और आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। मैंने आपको ADP की बात कर दी, मैंने आपसे कहा PSDP के अंदर क्या हम कर रहे हैं और हमारी तरजीहात क्या है। हमारी तरजीहात ये हैं कि हम उसके अंदर सैनिटी लेके आए, इसलिए उसके अंदर हमने 300 अरब के करीब तकरीबन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे किया। तो अगर आप उसमें पैसा जनरेट करते हैं और वो अपने टोल के जरिए उसको फंड करता है, तो उसमें ट्रेन चले या घोड़े चले, आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं। वो कैपिटल मार्केट्स उनको फंड ही उस वक्त करेंगी जब वो वाइबल होंगे। ठीक है, अब आ जाए जो PSDP आपका रिमेनिंग रह जाता है, उसके अंदर वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की जो तरजीह है, एनर्जी सेक्टर, वाटर रिजर्वायर्स, IT सेक्टर और मेजर एलोकेशन जो है सारी इसके अंदर है। आप जाके चेक कर लें। उसके बाद अगर आप किसी से डिसएग्री करती हैं, मुझे बुला लें, आई विल कम एंड डिफेंड इट। बट एब्सोल्युटली करेक्ट कि इस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं है। हमें बेयर मिनिमम जो डेवलपमेंट की जो जरूरत है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करे। एग्जेम्पशंस क्यों दे रहे हैं? और टैक्स तो कभी सर डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता, टैक्स तो इज सब्जेक्ट टू इनकम। मैंने आपका लिखा हुआ है, मैंने आपसे ये कहा था मुझे जवाब तो देने दें। अब आ जाए, आपने जो टैक्सेशन की बात की कि जी एग्जेम्पशंस जो दिए, जिसके ऊपर अब्बासी साहब ने भी बात की। अब ये जो कानून है ना, जिसके अंदर आप रियल एस्टेट के ऊपर, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, 4-5 किस्म की टैक्सेशंस हैं। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स है, कैपिटल गेन्स है, आपका 7E डीम्ड इनकम का है, FED जो इस बजट में इंट्रोड्यूस हुई है वो है। अब जो 7E का कानून है ना, उसके अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कानून लेके आए थे, और उसके अंदर जो उन्होंने एग्जेम्पशंस दी थी ना, वही पुराने नए कवानीन के ऊपर अप्लाई हो रही है। सर, ये तो अमेंडमेंट और 236C अब कोर्ट हो रहा है। जी, मैं आपसे वही विदहोल्डिंग टैक्स है ना, 236 तो बात ही नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो 7E जो मिफ्ता साहब लेके आए थे, उसकी जो एग्जेम्पशंस हैं उनको हार्मोनाइज किया जा रहा है सारे प्रॉपर्टी के टैक्सेस के ऊपर। मैं ये आपसे बात कर रहा हूं। तो 236C भी है, K भी है, उसके अंदर विदहोल्डिंग टैक्स भी है, उसके अंदर नया FED भी है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, मैंने कुछ गलत बयानी नहीं की। अच्छा, अब आ जाएं कि मिफ्ता, तो पहली बात तो ये कि अलीना और हनीफ अब्बासी तो मेरे से पूछ सकते हैं, मिफ्ता इस्माइल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उन्होंने तो खुद ये इंट्रोड्यूस की थी। अब आ जाएं, व्हाट आर दोज एग्जेम्पशंस।
उसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं ऑफ एग्जेम्पशंस। मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक सवाल तो उससे पहले भी ले लीजिए, व्हाई एग्जेम्पशंस सर? मैं आप सुन तो लेना, आई एम टेलिंग यू दैट कि वो 4 कौन सी एग्जेम्पशंस हैं। यू टेल मी कि डिसएग्री आप किससे करती हैं और उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। पहली है कि आपके जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज को इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन होनी चाहिए। दूसरा है कि आपके वो ऑफिसर्स चाहे सिविल आर्म्ड फोर्सेस, सिविल फोर्सेस के हो, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हो या आर्म्ड फोर्सेस के हो, जो जिनकी हाजिर सर्विस डेथ होती है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां पूरी आपकी हुकूमत को और पब्लिक सर्विस को दी हो, उनको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारा अगर कोई सिविलियन हाजिर सर्विस मर जाए तो उसको मिलता है? नहीं, मैं आपसे एक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, कानून की जो मिलता है नहीं मिलता तो एक अलग बहस है। मैं तो आपसे असूल कह रहा हूँ कि इसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई बंदा सारी उम्र अपनी दे के हुकूमत की नौकरी करता है और उसको एक आधे प्लॉट पे बेचने के ऊपर अगर आप उसको एग्जेम्पशन दे देते हैं इनकम टैक्स की। सर मैं वैसे इस चैनल में काम कर रही हूं, मुझे हुकूमत, मैं कल को मर जाती हूं, मुझे हुकूमत देगी? मैं तो सरकारी अफसर कह रहा हूं, हुकूमत के लिए काम कर रहा है तो मैं तो उसकी बात चलें। अच्छा आप डिसएग्री करती हैं ना, होगी आप डिसएग्री सरकारी आप डिसएग्री करती हैं, सुपर ह्यूमन तो नहीं है ना? अच्छा चलें, आप डिसएग्री करती हैं ना कि फौज का कोई बंदा अगर मर जाए सर्विस के अंदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी का मर जाए उसको नहीं देनी चाहिए। आपका हेयर मी आउट ना। तीसरी बात ये, लेकिन आप वजह बता सकते हैं। मैं आ जाता हूं, मैं पहले लिस्ट तो कर दूं, मैं वजह भी बता दूंगा। तीसरी ये है कि वॉर वुंडेड, जिसका किसी का हाथ कट जाए, टांग कट जाए तो उसको एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। चलें, आपका एक पे डिसएग्रीमेंट होगी, 2 पे इत्तेफाक होगी। अब चौथी जो थी एग्जेम्पशन, जिसको लोगों ने कुछ और रंग दिया, वो एग्जेम्पशन है क्या? वो एग्जेम्पशन ये है कि अगर आपका फौज का कोई मुलाजिम या आपका सिविल और या वफाकी हुकूमत का कोई सरकारी अफसर, उसको जो तनख्वाह के एवज ओरिजिनल अलॉटी के तौर पे, ये नहीं कि मार्केट से खरीदो फरोख्त करके, उसको अलीना रिटायर हो रही है, आपकी फौज के अंदर ये तरीक़ेकार है कि डीएचए का एक प्लॉट मिलता है या कुछ और होता है, ओरिजिनल अलॉटी की हद तक आपको उसके ऊपर टैक्स के ऊपर छूट हो, क्योंकि वो आपकी तनख्वाह का हिस्सा है। आप इस पर डिसएग्री कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर व्यू, बट उसको ये रंग देना कि आपने सरकारी मुलाजमीन को और फौज के अफसरों को एग्जेम्पशन दे दिया कि वो प्रॉपर्टी का कारोबार करें और उसके बाद करें। सर हमारा क्या कसूर है? आप उनको एग्जेम्पशंस क्यों देंगे? क्यों देंगे? लाइक आई सेड, टैक्सेस डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होते। आई रिस्पेक्ट योर व्यू, आई रिस्पेक्ट योर व्यू। आप पता नहीं कितने किस्म के टैक्सेस तो हमसे बिजली के बिल में ले लेते हैं। इंडिया में 2 रुपए 30 पैसे पर यूनिट जो है वो बिजली है। सुन लें आप तो, मैं आई रिस्पेक्ट योर डिसेंट ना, मैं आपको दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, बट मिफ्ता इस्माइल कर सकते हैं, जिसने ये क्लॉज को पायनियर किया, कर सकते हैं। सर मैं आपको बात मिफ्ता साहब को छोड़ दे, मैं आपको बात उसूल की कर रही हूं। अच्छा ठीक हो गया ना, मिफ्ता साहब को नहीं छोड़ देते। आप मुझे बताएं कि मिफ्ता साहब जिन्होंने ये पायनियर की 4 एग्जेम्पशंस, उनके मुताबिक हमने उसको अप्लाई किया, मिफ्ता साहब क्रिटिसाइज कर सकते हैं? मैंने तो बहरहाल उनको वजीर नहीं बनाया। अच्छा चलें, अब आ जाएं दूसरी बात। नहीं, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं नाउ हियर मी आउट। अब ये जो आपका पॉइंट है कि डिस्क्रिमिनेशन है और इन लोगों को ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उनकी जो खिदमात हैं उसके अंदर अगर आप उनकी ओरिजिनल अलॉटमेंट तक दे सकें तो आपको देनी चाहिए। We have a disagreement. We can agree to disagree ना, but now this matter has been challenged. ये मेरी अर्ज तो सुन लें। We're a poor country, sir. Let's not forget this. My point, just hear me out ना. Now this matter on your yardstick के discrimination हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में फैसला हो गया। मैं हुकूमत की तरफ से ओन करता हूं, जो अदालत फैसला करेगी अगर ये डिस्क्रिमिनेटरी हुआ, उनको नहीं मिलना चाहिए, आई विल सबमिट टू इट। बात खत्म हो गई। अब एक थर्ड पर्सन विल डिसाइड। सर एक और चीज गुजारिश है, हुकूमत ने 100 किस्म के मामलात को देखना होता है। अगर कोई हुकूमत इलेक्ट होती है तो इतनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर, अगर मेरी अर्ज सुन लेना, आप उसका इंपैक्ट निकाल के सर मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप मेरा बात नहीं समझने को तैयार, ये ओरिजिनल अलॉटमेंट की हद तक है कि उसको एक प्लॉट अगर मिला है, उसकी तनख्वाह का हिस्सा है, उसको हो गया। अगर वो आप और अब तो वो लिटिगेटेड है ना, उसका फैसला हो जाएगा, बात खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक। अली साहब आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक शामिल करते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।